सभी प्यारे दोस्तों को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 के जो अग्रवाल का अनुसार है उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का। और फिजिक्स का अनुसार हम लोग पढ़ेंगे 2023 से 2023 और सेट नंबर जो हम लोग पढ़ेंगे वो 1 पढ़ेंगे। 2023 सेट नंबर 1 को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं खंड बा यानी क्वेश्चन नंबर 2 से, जहां से हम लोगों के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। जो खंड आपका आ होता है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, एक प्रश्न के 4 आंसर होते हैं, उसमें एक आंसर सही होता है। हम लोग खंड बा को पढ़ेंगे, यानी यहां लगाएंगे खंड बा। खंड बा यानी दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं, तो हम लोग दूसरे का पढ़ेंगे। दूसरे का क्वेश्चन कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगों की कोई 2 मुख्य विशेषताएं लिखिए, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों की मुख्य विशेषताएं बतानी है। तो इसके पहले हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगों की परिभाषा देखेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की परिभाषा क्या होती है। ये लगाएंगे दूसरे का विद्युत चुंबकीय तरंग। तो विद्युत चुंबकीय तरंग, वैसे क्वेश्चन में पूछा है विद्युत चुंबकीय तरंगों की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए, लेकिन विशेषताओं के पहले, लक्षण के पहले, गुण के पहले हम लोग ये देखेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है। तो हम बता दें कि एक वैज्ञानिक थे मैक्सवेल ने बताया था कि जब किसी विद्युत परिपथ में वैद्युत धारा उच्च आवृत्ति से तीव्र आवृत्ति से उच्च आवृत्ति में प्रवाहित होती है, परिवर्तित होती है, तो उसमें जो ऊर्जा होती है वो तरंगों के रूप में चलती है, और उन्हीं ऊर्जा तरंगों को हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? वैज्ञानिक कौन थे? मैक्सवेल थे, जिनके अनुसार किसी विद्युत परिपथ में वैद्युत धारा उच्च आवृत्ति में प्रवाहित होती है, तो ऊर्जा तरंगों के रूप में चलती है। उन्हीं तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। यानी विद्युत चुंबकीय तरंग में हमने क्या देखा कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत चुंबकीय तरंग की क्या डेफिनेशन होती है? किस वैज्ञानिक मैक्सवेल के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में जब वैद्युत धारा उच्च आवृत्ति में प्रवाहित होती है, तो उसकी जो ऊर्जा होती है वो तरंगों के भांति कार्य करती है या तरंगों के भांति चलती है। उन्हीं तरंगों को हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। अब अगर हम लोग एक फिगर की बात करें तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं, ये विद्युत क्षेत्र कहें तो E और चुंबकीय क्षेत्र कहें तो B की लंबवत होती है। तो इसका एक फिगर बन जाता है, इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं कि तरंगे जो है वो लंबवत चलती है इस तरीके से। तो इसमें हम लोग ऊपर E को दर्शाते हैं, सीधी लाइनें इस तरीके से बना लेंगे। इस रूप में ऊर्जा जब चलती है तो उसे हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये एक दूसरे के 90 अंश यानी लंबवत होती है। बी ऊपर बी हो जाता है और ये बदलती रहती है इस तरीके से। तो ये जो हम लोग चित्र देख रहे हैं, ये चित्र किसका होता है? वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है वो इसी रूप में चलती है।
क्लियर हो गया। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है, किसी विद्युत परिपथ में जब विद्युत धारा, वैज्ञानिक मैक्सवेल के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में जब वैद्युत धारा उच्च आवृत्ति में प्रवाहित होती है या उच्च आवृत्ति से परिवर्तित होती है, तो उसमें जो ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा जो होती है, वो तरंगों की भांति चलती है। उन्हीं तरंगों को हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंगें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में चलती है, दोनों क्षेत्र उत्पन्न करती है। और ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहती है, दोनों के लंबवत रहती है। इस तरीके से इसका फिगर बनता है। अगर हम लोग बात करें इसमें एक और फॉर्मूले की, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग अगर निकालने को आ जाए, चाल निकालने को आ जाए कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग या चाल क्या होता है, तो हम लोग इसको लिखते हैं C/E/B। क्या होते हैं ये चाल? E/B। ये विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग या चाल निकालने को आता है E/B। क्लियर हो गई इतनी बात। अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन था विद्युत चुंबकीय तरंगों की कोई दो मुख्य विशेषताएं लिखिए, यानी हम लोग इसमें हेडिंग लगाएंगे विद्युत चुंबकीय तरंग की विशेषताएं लिखना है हमें, विशेषताएं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की दो विशेषताएं बतानी है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की हम लोग विशेषता की बात करें तो सबसे पहला तो यही होता है कि इनको संचरण के लिए, इनको चलने के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी हम लोग विशेषता में पॉइंट नंबर फर्स्ट में कह सकते हैं, इनको संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी इन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए वायर की आवश्यकता नहीं होती है, तार की आवश्यकता नहीं होती है। यानी ये निर्वात में भी चल सकते हैं। दूसरा बेटा इसका पॉइंट हम लोग कह सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगें चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रहती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत होती है। यानी एक दूसरे के वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत चलती है। तो ये हमारे दो गुण हो गए। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरे का बेटा कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगों की दो मुख्य विशेषताएं बताइए, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों की दो मुख्य विशेषताएं बतानी थी। तो इसमें हमने विद्युत चुंबकीय तरंग की परिभाषा को भी क्लियर किया। विद्युत चुंबकीय तरंगें किसे कहते हैं? तो हमारी परिभाषा आती है वैज्ञानिक मैक्सवेल के अनुसार, जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा उच्च आवृत्ति से तीव्र आवृत्ति से उच्च आवृत्ति से प्रवाहित होती है, तो उसकी जो ऊर्जा होती है वो तरंगों के भांति कार्य करती है। उन्हीं तरंगों को हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। और इनकी विशेषता ये होती है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें जो है, इन्हें चलने के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी वायर की, तार की, किसी मेटल की आवश्यकता नहीं होती है, ये निर्वात में चलती है। और दूसरा इसका मुख्य विशेषता बन जाती है कि चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र में लंबवत होते हैं। तो वही हमने इसमें लिखा है विद्युत चुंबकीय तरंग किसी विद्युत परिपथ में वैद्युत धारा उच्च आवृत्ति में प्रवाहित होती है, तो ऊर्जा तरंगों के रूप में चलती है। उन्हीं तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। ये इसका फिगर हो जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग या चाल का फॉर्मूला C/E/V होता है।
विद्युत चुंबकीय तरंग की विशेषता की बात करें तो इनको संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरे की बात करें तो विद्युत चुंबकीय तरंग वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है, यानी में लंबवत होती है, के लंबवत कर लो, की लंबवत होती है। तो यहां से हम लोगों का खंड बा का दूसरे का का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे के खा की। इतना क्लियर हो गया? इसके बाद क्वेश्चन है आपका खा नंबर, देहली तरंगदैर्घ्य से क्या तात्पर्य है? देहली तरंगदैर्घ्य से क्या तात्पर्य, हम लोग लगाएंगे खा नंबर, दूसरे का खा। देहली तरंगदैर्घ्य से क्या तात्पर्य है, यानी देहली तरंगदैर्घ्य से क्या तात्पर्य है, देहली तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं? तो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए जो प्रकाश की अधिकतम तरंगदैर्घ्य लगती है, तरंगदैर्घ्य की आवश्यकता होती है, उसी तरंगदैर्घ्य को हम लोग देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो हम लोग इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? किसी धातु की सतह से, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए अधिकतम तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की अधिकतम तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की अधिकतम तरंगदैर्घ्य को देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। देहली तरंगदैर्घ्य क्या होता है कि किसी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आपतित प्रकाश की अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके उसे देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट बनता है कि देहली तरंगदैर्घ्य से ज्यादा तरंगदैर्घ्य का अगर प्रकाश है तो वो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर सकता है। इस पॉइंट को भी याद रखना, कभी कभी इंटरव्यू या आगे बड़े बड़े चीजों में पूछा जाता है कि देहली तरंगदैर्घ्य जो है वो प्रकाश की अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, उससे अधिक अगर इलेक्ट्रॉन प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है तो वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित धातु से नहीं कर सकती। ये आपका एक चैप्टर होता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, उसमें चलता है, जिसमें हम लोग आइंस्टीन के बारे में भी पढ़ते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? इसे बेटा लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा नॉट बराबर सी अपॉन वी नॉट। क्या होता है बेटा? लैम्डा नॉट बराबर सी अपॉन वी नॉट। ये फॉर्मूला होता है देहली तरंगदैर्घ्य का। क्लियर है इतनी बात? अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर गा की। दूसरे का गा, दूसरे का गा की हम लोग आंसर की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि n बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के उत्तल लेंस को n बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी और प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ दो चीजें हमें इसमें दे दी गई। एक तो कांच यानी लेंस का अपवर्तनांक दे दिया गया, लेंस का अपवर्तनांक दे दिया गया है, अपवर्तनांक, लेंस का अपवर्तनांक जो है वो दे दिया गया है n = 3/2। लेंस का अपवर्तनांक कितना दे दिया गया बेटा? 3/2 दे दिया गया है। और द्रव का अपवर्तनांक यानी जिस द्रव में उसको डुबोया गया है, द्रव का अपवर्तनांक जो है, अपवर्तनांक वो भी आपका दे दिया है उसने 3/2। यानी लेंस का अपवर्तनांक
और द्रव का अपूर्णांक बराबर है। जब लेंस का अपूर्णांक द्रव का अपूर्णांक बराबर होता है तो याद रखना कि सबसे पहले उसकी फोकस दूरी पूछी गई, तो फोकस दूरी इसकी अनंत हो जाती है। तो लिखेंगे यदि लेंस का अपूर्णांक तथा द्रव का अपूर्णांक समान होता है तो ए नंबर में उसने कहा है फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फोकस दूरी। तो याद रखना है फोकस दूरी अनंत हो जाएगी, फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। नंबर दूसरा पूछा है उसने, नंबर दूसरे में उसने पूछा है कि उसकी प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रकृति की अगर बात करें तो जो लेंस है आपका वो साधारण कांच की जैसा काम करने लगेगा, यानी लेंस जो है वो समतल कांच की प्लेट के जैसा वर्क करेगा, समतल कांच की प्लेट हो जाएगा। क्लियर होगी बात। क्वेश्चन नंबर दूसरे का खा नंबर था देहली तरंग है, किसी धातु की सतह से उत्सर्जित, किसी धातु की सतह से, देहली तरंग क्या होता है, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आपतित प्रकाश की अधिकतम तरंग दैर्घ्य को ही देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। उससे अधिक अगर तरंग दैर्घ्य प्रकाश की होगी तो वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर पाएगी। इसको लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं, फॉर्मूला होता है लैम्डा नॉट बराबर c/v। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि यदि अपूर्णांक जो कांच का अपूर्णांक है वो 3/2 है और जो द्रव का अपूर्णांक है वो भी 3/2 है, यानी दोनों के अपूर्णांक कैसे सेम है। अगर दोनों के अपूर्णांक सेम होते हैं तो उस लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाती है और वह लेंस एक साधारण यानी समतल कांच की प्लेट के जैसा कार्य करने लगता है। क्लियर हो गई यहां तक बात। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर घ की। क्लियर है यहां तक सबको। क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है किसी ट्रांजिस्टर के धारा लाभ से क्या अभिप्राय है, यानी हम लोग लगाएंगे दूसरे का घ। हेडिंग है ट्रांजिस्टर की धारा लाभ बीटा से प्रदर्शित करते हैं, क्या होता है ये बताना है। ट्रांजिस्टर के धारा लाभ से क्या अभिप्राय है, क्वेश्चन नंबर है दूसरे का घ। तो ट्रांजिस्टर के धारा लाभ यानी बीटा से क्या अभिप्राय है, इसकी हमें डेफिनेशन पहले तो देनी है। तो हमें इसकी डेफिनेशन होती है बेटा, ट्रांजिस्टर की जो संग्राहक धारा होती है और जो आधार धारा होती है उसके अनुपात को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिस्टर की धारा लाभ। यानी जो धारा लाभ होता है वो संग्राहक धारा और आधार धारा के अनुपात के बराबर होता है। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, किसी ट्रांजिस्टर की संग्राहक धारा को बेटा IC से प्रदर्शित करते हैं, संग्राहक धारा तथा आधार धारा को बेटा IB से प्रदर्शित करते हैं। आधार धारा के अनुपात को धारा लाभ कहते हैं, इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो फॉर्मूला हो जाता है इसका बीटा बराबर IC/IB। फॉर्मूला क्या हो जाता है बेटा, बीटा बराबर IC/IB। तो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का घ कह रहा है किसी ट्रांजिस्टर के धारा लाभ का क्या अभिप्राय है। तो धारा लाभ हो गया ट्रांजिस्टर की जो संग्राहक धारा होती है IC, ट्रांजिस्टर की संग्राहक धारा IC और आधार धारा IB,
कि अनुपात को हम लोग बोलते हैं क्या, धारा लाभ। इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है बीटा बराबर IC अपॉन IB। यहां तक क्लियर होगी। इसके बाद इसमें और एक चीज ध्यान रखनी है, ये ट्रांजिस्टर की दक्षता को भी बताता है। एक पॉइंट और इसमें अगर लिख लें, धारा लाभ, धारा लाभ क्वेश्चन पूछा जाता है बहुविकल्पी में, धारा लाभ ट्रांजिस्टर की दक्षता को बताता है। यानी ये ट्रांजिस्टर की क्या बताता है, दक्षता को बताता है। इसके बाद एक चीज और इसमें आप कह सकते हैं, धारा लाभ, धारा लाभ संग्राहक धारा, संग्राहक धारा IC और आधार धारा IB को ज्ञात करता है, ज्ञात करता है। तो ये हमारा दूसरे का खा क्वेश्चन विधिवत एक्सप्लेन हो गया, कोई भी पॉइंट से छूटेगा नहीं। ट्रांजिस्टर के धारा लाभ से आप क्या समझते हैं, तो किसी ट्रांजिस्टर की संग्राहक धारा IC और आधार धारा IB के अनुपात को हम लोग धारा लाभ कहते हैं। इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं, फॉर्मूला होता है बीटा बराबर IC अपॉन IB। इसके एक पॉइंट और आ जाता है कि धारा लाभ ही ट्रांजिस्टर की दक्षता को दर्शाता है। धारा लाभ से हम लोग ट्रांजिस्टर की दक्षता को पता करते हैं। दूसरी चीज, धारा लाभ से ही हम लोग संग्राहक धारा और आधार धारा को निर्धारित करते हैं, ज्ञात करते हैं। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आते हैं अगला नंबर, दूसरे का अड़ा नंबर। इसमें बेटा एक क्वेश्चन आपका है दूसरे का नंबर में, कह रहा है 7n 14 नाभिक पर आवेश की गणना करना है। क्वेश्चन है 7n 14 पर आवेश की गणना। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके हैं नीचे परमाणु क्रमांक, वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। यानी किसी भी एलिमेंट्स का जो परमाणु क्रमांक होता है, नंबर ऑफ एटम होता है, वही आपका परमाणु क्रमांक जो होता है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं और इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी है, 7 है। अब बात करें इलेक्ट्रॉन के आवेश की, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश को E से प्रदर्शित करते हैं, इसका होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें बेटा 7 दी है, जो परमाणु क्रमांक होता है वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है। इलेक्ट्रॉनों का आवेश E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये होता है। और आवेश ज्ञात करना है तो बेटा आवेश Q बराबर एक फॉर्मूला होता है Ne। Q बराबर क्या होता है, Ne। इसमें वैल्यू लगाएंगे तो n की वैल्यू 7 है, E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 6 42 के लिए 2 हासिल लगी 4 और 7 एकम 7 7 4 11, तो आ जाएगा 11.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर हो गया। 7 6 42 के लिए 2 हासिल लगी 4, 7 एकम 7 7 4 11, तो ये हो गया आपका इसका आंसर न्यूमेरिकल। ये अच्छा न्यूमेरिकल है। 7n 14 पर आवेश की गणना करनी है। तो ये जो परमाणु क्रमांक है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं Q बराबर Ne होता है, n का मान 7 था, E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 था, n और E का मान लगा दिया, इनका जब गुणा कराया तो 7 6 42 के लिए 2 हासिल लगी 4, 7 एकम 7 7 4 11 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये आपका हो गया इंगा नंबर क्वेश्चन। इतनी बात क्लियर होगी। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इसी तरीके से 2023 के सेट कंप्लीट होने के बाद 2024, 25 और 26 के सेट आपके विधिवत कराए जाएंगे कि तो जो भी बच्चे कॉलेज में है, इंटर में है, वो जुड़े और अपने दोस्तों को भी बताएं कि अनुसार अगर आपको पढ़ना है तो विधिवत एक सरल भाषा के साथ आपको मिल जाएगा।
और इसमें केमिस्ट्री और मैथ का भी अनुसार आपको मिलने वाला है, मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स। और सभी लोगों को बताएं तो बहुत जल्द हम लोग इस वीडियो को, इस क्लास को लाइव लेना स्टार्ट करेंगे संडे से। तो आशा करते हैं सभी लोग अच्छे समझ आया होगा, सभी लोग अच्छे होंगे। जय हिंद।